नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज के 20वें वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, शानदार जबरदस्त जीएस की श्रृंखला चल रही है। अगर आप सभी पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पहले वीडियो से देखिएगा। जीएस का गर्व सीरीज साथियों, स्पेशली जीएस का संपूर्ण अध्ययन निःशुल्क यूट्यूब पर कराने के लिए शुरू किया गया था। उसी में हम आगे बढ़ते हैं साथियों। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? इसका उत्तर हो जाएगा जौनपुर। फरीद यानी शेरशाह सूरी ने साथियों जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। शिक्षा और संस्कृति का गढ़ होने के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। शेरशाह सूरी साथियों सूर वंश का संस्थापक था। सूर वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। अच्छा, अगर शाह कहीं मिल जा रहा है आपको तो तुरंत आप टिक कर दीजिएगा अफगानी मूल। जो शाह थे वो अफगानी मूल के थे, जैसे नादिर शाह अफगानी आक्रमणकारी 1739 ईस्वी। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली अफगानी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। शेर शाह, इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, उसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह, ये सब अफगानी थे साथियों। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो लोदी थे, लोदी भी अफगानी मूल के थे। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। इसने हुमायूं को हराया था। मुगल शासक हुमायूं को 2 युद्धों में इसने हराया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इन 2 युद्धों में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था और मुगल काल में सूरवंश की स्थापना की। इसका असली नाम या वास्तविक नाम फरीद था साथियों, फरीद था। फरीद ने बचपन में तलवार की एक वार से एक शेर को मार दिया था। इसीलिए बिहार के गवर्नर अब्दुल वहाब लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी और यही शेर खान शेर शाह नाम से सूरवंश की स्थापना करके गद्दी पर बैठता है। साथियों, शेरशाह सूरी की मृत्यु पूछता है कहां पर हुआ था? तो इसकी मृत्यु कलिंजर में हुआ था। कलिंजर में। इसकी समाधि कहां स्थित है? शेरशाह सूरी की समाधि कहां स्थित है? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी की समाधि स्थित है। कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा, याद रखे रहिएगा। कलिंजर में एक तोप था साथियों, उस तोप की नली फट जाने के कारण बगल में बारूद का ढेर था, वहां आग लग गया। आग लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। सासाराम बिहार में उसे दफनाया गया, उसकी समाधि स्थित है। शिक्षा ग्रहण किया था जौनपुर में। शेरशाह सूरी की उपलब्धियां क्या हैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रुपया, जो हमारे भारतीय मुद्रा है, हमारी भारतीय मुद्रा रुपया, वह शब्द शेरशाह सूरी के समय का है। इसके अलावा पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। इसके अलावा ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। ग्रांड ट्रंक रोड ही साथियों नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 है। जीटी रोड जो बड़ा सा है उसका 2 हिस्सा करके नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 बोला जाता है वर्तमान में। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी साथियों इस्लाम शाह बना। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना और इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी बना। यही सिकंदर शाह सूरी जब उत्तराधिकारी था तो 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं इसको हरा करके पुनः मुगल सत्ता प्राप्त करता है। मुगल सत्ता कब प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है? तो हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़के सिकंदर सूरी को पराजित करके मुगल सत्ता प्राप्त करता है। साथियों, शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। पुराना किला का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। कहां पर है पुराना किला? दिल्ली में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई और सासाराम में उसे दफनाया गया। उसकी समाधि सासाराम में है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कहां पर? दिल्ली में। तो थोड़ा किला से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा। दिल्ली में एक किला है जिसको लाल किला कहते हैं, रेड फोर्ट। इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। भारत में दूसरा लाल किला कहां स्थित है? आगरा में। इसे आगरा का किला भी कहते हैं और आगरा का रेड फोर्ट भी कहते हैं। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। बाकी दिल्ली में पुराना किला है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था शुरू की? पट्टा और कबूलियत व्यवस्था साथियों कृषकों की सहायता के लिए भूमि को अस्थायी रूप से किसानों और व्यक्तियों को देने के लिए शुरू किया गया था। बदले में सरकार यानी कि बदले में जो बादशाह था वो रेवेन्यू और लगान वसूलता था। पट्टा और कबूलियत शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। अगला 5वां प्रश्न देखिएगा, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह के बाद कौन शासक बना? सिकंदर शाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी को 1555 ईस्वी में हुमायूं हरा करके सरहिंद के युद्ध में पुनः अपनी मुगल सत्ता प्राप्त करता है इस्लाम शाह। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया? तो कलानौर। कलानौर का युद्ध हो रहा था। युद्ध का नेतृत्व बैरम खां के संरक्षण में अकबर कर रहा था। 13-14 वर्ष की आयु थी। वहीं पर इसे सूचना मिलता है कलानौर में कि इसके फादर हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है पूछता है इतिहास में प्रश्न। तो सीढ़ियों पर से गिर करके, सीढ़ियों पर से गिर करके कौन सा राजा मरा था? सीढ़ियों पर से गिर के हुमायूं मरा था। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में साथियों। अच्छा, सूचना मिलने के बाद अकबर राजगद्दी पर बैठता है, मुगल बादशाह बनता है और उसका संरक्षक नियुक्त हो जाता है बैरम खां। इस युद्ध में किससे लड़ाई कर रहा था? तो इस युद्ध में साथियों अफगानों के उत्तराधिकारियों से अकबर लड़ाई कर रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और राणा प्रताप इन दोनों लोगों में युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर का सेनापति था, याद रखिएगा, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर अफगानी था साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान सूर। 8वां का उत्तर हो जाएगा सी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। अगला, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था? तो उत्तर हो जाएगा कछवाहा। याद रखिएगा, अकबर ने वैवाहिक संबंध सबसे पहले जिन राजपूतों से स्थापित किया था वह कछवाहा थे। कछवाहा में साथियों राजा थे बिहारी मल, राजा बिहारी मल। इन्हें भारमल भी कहा जाता है, भारमल। भारमल की पुत्री हरखाबाई से अकबर ने विवाह किया और इन्हें उपाधि दिया मरियम उस जमानी। किसकी उपाधि थी? हरखाबाई की। साथियों गलती से हरखाबाई को जोधाबाई भी हम लोग कह देते हैं, जैसे मूवी बनी थी जोधा अकबर। तो जोधाबाई जो असल में थी, इतिहास में थी, वो सलीम की पत्नी का नाम था। अकबर की पत्नी का नाम हरखाबाई था साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? साथियों अकबर ने मारा था अधम खान को। अकबर ने अपने हाथों से मारा था अधम खान को। कौन था ये, क्या कहानी थी? तो ध्यान दीजिएगा, आदम खान जो था वो अकबर की धाय माँ थी माहम अनगा। इनका पुत्र था
माहम अनगा का पुत्र था और यह अकबर की धाय मां थी। हुआ क्या था, क्यों मारा था अकबर ने? आदम खान ने अकबर के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खान, अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खान की हत्या कर दी थी। इसी से नाराज अकबर ने आदम खान की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न देखिएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? साथियों उत्तर हो जाएगा मंडला। रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। अकबर ने साथियों गढ़कटंगा क्षेत्र, गढ़कटंगा या गोंडवाना क्षेत्र, गढ़कटंगा या गोंडवाना क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति आसफ खान को भेजा था। आसफ खान को भेजा था। आसफ खान ने रानी दुर्गावती से संघर्ष किया और इस क्षेत्र को जीत लिया था। तो रानी दुर्गावती मंडला क्षेत्र की रानी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो उत्तर हो जाएगा शाहजादा सलीम। जहांगीर, जिसका मूल नाम सलीम था, इसने 1602 ईस्वी में अकबर के समय में, अपने पिता के समय में विद्रोह करना शुरू कर दिया था। विद्रोह करने के दौरान अकबर को जब सूचना मिली तो अकबर ने अपने मित्र और अपने नवरत्न अबुल फजल को दक्षिण भारत से बुलाया। इस बात की खबर शाहजादा सलीम को हो गई। शाहजादा सलीम ने वीर सिंह बुंदेला को भेज करके अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला। किसके इशारों पर? शाहजादा सलीम। अबुल फजल कौन थे? अकबर के मित्र। अबुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित प्रशासन तंत्र में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख साथियों मुगल काल में मीर बख्शी था। मीर बख्शी सर्वोच्च सेनापति था मुगल काल में। मीर बख्शी मुगल काल में सर्वोच्च सेनापति था। 14वां प्रश्न पूछा गया है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। साथियों मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने अपने सैन्य व्यवस्था को मनसबों में बांट कर रखा था। मनसब एक ओहदा था। ओहदा मतलब पद। मनसब एक ओहदा या पद था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। किस पर आधारित था? दशमलव प्रणाली पर आधारित था। इसमें साथियों जात और सवार पद होते थे। कोई सैनिक है, उसके पास 10 जात हैं, 20 सवार हैं, तो उसी से उसका रैंक निर्धारित होता था। समझ लीजिए टीसीएस, डिप्टी एसपी, एसएसपी, इन लोग का रैंक जैसे होता है ना, वैसे ही वो रैंक था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू किया था, सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अगला प्रश्न देखिएगा, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल साथियों अकबर के नवरत्न थे और भू राजस्व विशेषज्ञ थे। भू राजस्व विशेषज्ञ टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखिएगा उत्तर। अगला प्रश्न, अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? दीने इलाही, इसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ देगा तौहीद ए इलाही क्या था? तो दीने इलाही का ही दूसरा नाम था। साथियों एक नवीन विचारधारा था। आपको याद होगा, आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया साथियों। तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में 2 ए नाम से महान राजा थे। एक कहा जाता अशोक महान प्राचीन इतिहास में, और मध्यकालीन इतिहास में अकबर महान। भारत में कितने महान राजा हुए? 2। प्राचीन काल में अशोक महान और मध्यकाल में अकबर महान। प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक विशेषता, व्यक्तिगत उनका सामर्थ्य, व्यक्तिगत कुशलता और कई कारणों से इन दोनों को महान कहा जाता है। अशोक ने भी एक नवीन विचारधारा धम्म का प्रतिपादन किया, जो कोई विशिष्ट धर्म नहीं था। इस धम्म में साथियों सभी धर्मों का सकारात्मक जो बिंदु था उसको समाहित किया गया था। ऐसे ही अकबर ने दीन इलाही या तौहीद इलाही नवीन विचारधारा को शुरू किया था। इस विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो बीरबल था।
ठीक ना। तो इसको आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एक नवीन धर्म था। हालांकि अगर धर्म की व्याख्या की जाए तो धर्म बहुत बड़ी चीज होता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये धर्म वो धर्म। धर्म का मतलब होता है, धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसको हम धारण कर लें वही धर्म है। बाकी जिसको हम समझते हैं धर्म, वो साथियों संप्रदाय है। धर्म का मतलब जिसको धारण कर लिया जाए। यहाँ पर जो तौहीद इलाही, दीन इलाही है और धम्म है, यह विचारधारा है। हम जिस संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा विचारधारा होता है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा 1582 में। 1582 में शुरू किया था। इसके अलावा साथियों 3 डेट और याद रखिएगा, 1562, 1563 और 1564 ईस्वी। सबसे पहला है 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ कर या तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में अकबर ने। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर कब समाप्त किया अकबर ने? 1564 में। ये तीनों डेट याद रखिएगा। और दीन इलाही, तौहीद इलाही 1582। अगला प्रश्न पूछा गया है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण साथियों अकबर ने कराया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था। सभी धर्म गुरुओं को बुला करके अकबर धार्मिक शास्त्रार्थ किया करता था। जो भी उसको अच्छा लगता था, पॉजिटिव सकारात्मक लगता था, उसको एक्सेप्ट करता था। इन सभी चीज को करने के लिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा इमारत नहीं है? तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। देखिएगा इसका उत्तर सी हो जाएगा। यानी फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल नहीं है। थोड़ा इसके बारे में देखिएगा। फतेहपुर सीकरी आगरा जनपद में है साथियों, आगरा जनपद में है। इसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी, अकबर की राजधानी थी। क्वेश्चन पूछता है, शेख सलीम चिश्ती जो सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में ही। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में ही कराया था। क्यों करवाया था? क्वेश्चन पूछता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन पूछे कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस चीज का निर्माण अकबर ने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण। बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां पर कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? उत्तर हो जाएगा सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। देखिएगा इसका उत्तर सिकंदरा। कुछ और शासकों का देख लीजिएगा साथियों, परीक्षा में पूछता है। जहांगीर, हुमायूं, हुमायूं, बाबर, अकबर, ये चारों का बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा है, भविष्य में भी पूछ सकता है। सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिएगा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, और शाहदरा साथियों लाहौर में है। तो लाहौर या शाहदरा दोनों ऑप्शन में जो रहेगा वो करिएगा। और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो पर्टिकुलर जो स्थान है शाहदरा उस पर जाइएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है साथियों सिकंदरा में, सिकंदरा में। और यह सिकंदरा कहाँ है? यह सिकंदरा है आगरा में, आगरा में। तो आगरा भी तो ऑप्शन में दिया है, लेकिन हम लोगों ने क्या चूज किया? सिकंदरा। आगरा जिला में सिकंदरा है। सिकंदरा ऑप्शन में नहीं रहता, इसके जगह पर अगर इलाहाबाद रहता तब आप आगरा टिक करते हैं। तो याद रखे रहिएगा। ऐसे ही जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है जो लाहौर में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और बाबर का मकबरा काबुल में है, बाबर का काबुल। ऐसे चारों याद रखे रहेगा। कुछ और बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है, ताजमहल का पूर्ववर्ती। और ताजमहल में किसका मकबरा है साथियों? तो शाहजहां का मकबरा ताजमहल में है, और उसकी पत्नी मुमताज का भी मकबरा ताजमहल में है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं का मकबरा भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है साथियों। अच्छा, ताजमहल का, ताजमहल का नकल या ताजमहल का फूहड़ नकल किसे कहते हैं? या द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? तो ये उत्तर होगा बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये क्या है साथियों? औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा या रबिया दुर्रानी का मकबरा कहते हैं।
शाहजहां यानी कि अपने पिता को देख करके औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी की स्मृति में मकबरा बनाने का कार्य शुरू किया। कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ताजमहल की तरह ये भी अपनी पत्नी की स्मृति में मकबरा बनवा रहा था, लेकिन वह उतना सुंदर नहीं बन पाया, इसलिए इतिहासकार उसको भविष्य में ताजमहल का फूहड़ नकल कहते हैं। बीबी का मकबरा या रबिया दुर्रानी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था? तो साथियों फैजी होगा। थोड़ा पूरी बात ध्यान से समझिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अकबर ने अपने समय में अनुवाद विभाग का गठन किया, अनुवाद विभाग का, जिसमें भारतीय पुस्तकों का अनुवाद कराया जा रहा था। इसका नेतृत्व साथियों फैजी को सौंपा, फैजी। इसके साथ साथ में बदायूनी भी था, बदायूनी, और एक और था नकीब खान, नकीब खान। इन तीनों लोगों ने मिलकर के सम्मिलित रूप से महाभारत का फारसी में अनुवाद करा था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था इन तीनों ने मिलकर के, जिसमें लीडरशिप किसने किया था, नेतृत्व किसका था, निर्देशन किसका था, फैजी का था। इसलिए हम जानते हैं कि महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। लेकिन पूरी बात यह है, फैजी के नेतृत्व में हुआ था, इसके निर्देशन में हुआ था साथियों। इसका नाम क्या था? महाभारत का फारसी जो अनुवाद हुआ उसका नाम क्या था? रज्मनामा, रज्मनामा। अच्छा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? जरी कलम, एक चित्रकार था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कौन था? चित्रकार था साथियों, चित्रकार था। इसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, मोहम्मद हुसैन को उपाधि दी थी जरी कलम। एक और कलम था, ये उपाधि थी साथियों। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? सीरी कलम की उपाधि अकबर ने अब्दुस्समद चित्रकार को दिया था, और जरी कलम उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया था। प्रश्न ये कहां से पूछा है? चित्रकला से। तो थोड़ा चित्रकला को ध्यान दीजिएगा। चित्रकला, चित्रकला की शुरुआत किसके समय में हुई? चित्रकला शुरू किसके समय में हुआ? हुमायूं के समय में हुआ। चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी एक जैन साधु थे, अकबर के दरबार में रहते थे। इनकी उपाधि थी जगत गुरु की। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। ऐसे एक और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में साथियों जिन सेन या जिन प्रभा सूरी नाम के जैन साधु रहते थे। एक जैसा प्रश्न है, कंफ्यूजन हो जाएगा, याद रखिएगा। जैन साधु जिन सेन, मोहम्मद बिन तुगलक। जैन साधु हरि विजय सूरी, अकबर के समय में, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था साथियों। दसवंत अकबर के समय का था। बाकी अबुल हसन, बिशन दास या किशन दास और उस्ताद मंसूर, ये सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। इसमें भी उस्ताद मंसूर को याद रखिएगा, ये पक्षी चित्रकार था, पक्षी चित्रकार था, ये पक्षियों का चित्र बनाता था। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई एक पक्षी या पेड़ का चित्र बना हुआ है तो उस चित्र को देख करके जहांगीर बता सकता है कि इस चिड़िया में इसका चोंच किसने बनाया, इसका पंख किसने बनाया, इसका पैर किसने बनाया है। यह खासियत किसकी थी? जहांगीर की। मतलब इसकी इतनी अभिरुचि थी, इतना इंटरेस्ट था इसका चित्रकला में, इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर ने बहुत सारे चित्रकारों को संरक्षण दे रखा था अपने दरबार में। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था साथियों रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था, याद रखिएगा। जहांगीर के समय में व्यापार के उद्देश्य से पहुंचा था विलियम हॉकिंस।
25वां और अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसे भेजा था? तो उत्तर हो जाएगा जॉन हॉकिंस। इसका पूरा नाम क्या था साथियों? विलियम हॉकिंस। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कौन था? ये कंपनी का दूत बन के आया था। कंपनी कौन सी थी? तो साथियों इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापना हुई। विलियम हॉकिंस साथियों 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है। भारत में सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। सूरत बंदरगाह पूछता है किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज था। हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा और आगरा में जाकर के जहांगीर से मुलाकात किया। जहांगीर से आगरा में मुलाकात किया। जहांगीर ने इसे ही इंग्लिश खान की उपाधि दे रखी थी। इंग्लिश खान जहांगीर ने किसको उपाधि दिया था? विलियम हॉकिंस को। और 400 का मनसब नियुक्त किया था। 400 का मनसब इसे नियुक्त किया था। एक प्रश्न पूछे कि विलियम हॉकिंस जब भारत के लिए निकला था तो उसने जो पत्र लिया था वो किसके नाम का पत्र था? तो साथियों वो अकबर के नाम का पत्र था। अकबर के नाम का पत्र, और मिला किसको? जहांगीर को। क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर बनता है और वो चला था 3-4 साल पहले। 1600 ईस्वी के बाद से चलते चलते वो जब 4-5 साल बाद भारत पहुंचता है तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया था। मुगल शासक अकबर के स्थान पर जहांगीर राजा बना था, मुगल बादशाह बना था। साथियों ये था आज का गर्व सीरीज का 20वां वीडियो क्लास। कैसा लगा आप सभी को? वीडियो पसंद आया होगा तो साथियों लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।